अध्याय XX जंगल द्वीप। फिर से दल का पहला विचार ताजे पानी की व्यवस्था करना और शिविर बनाना था, क्योंकि सभी जानते थे कि जंगल द्वीप पर उनका अस्तित्व महीनों या वर्षों तक भी खींच सकता है। टार्ज़न को सबसे नज़दीकी पानी का पता था और उसने तुरंत ही पार्टी को वहां पहुंचा दिया। यहाँ लोग आश्रय और असभ्य फर्नीचर बनाने के काम में लग गए, जबकि टार्ज़न मांस की तलाश में जंगल में चला गया और वफादार मोगाम्बी और मोसुला महिला को जेन की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया, जिसकी सुरक्षा के लिए वह कभी भी किनकेड के क्रूर चालक दल के किसी भी सदस्य पर भरोसा नहीं करेगा। लेडी ग्रास्टोक को अन्य किसी भी निर्वासित व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक पीड़ा सहनी पड़ी, क्योंकि उसकी आशाओं को झटका लगा था और उसका पहले से ही क्रूरतापूर्वक आहत मात्र हृदय उसकी अपनी कठिनाइयों में नहीं था, बल्कि इस ज्ञान में था कि अब वह अपने पहले बच्चे के भाग्य के बारे में कभी नहीं जान पाएगी या उसका पता लगाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी या उसकी स्थिति में सुधार नहीं कर पाएगी। एक ऐसी स्थिति जिसे कल्पना स्वाभाविक रूप से सबसे भयावह रूपों में चित्रित करती है। 2 सप्ताह तक पार्टी ने समय को उन विभिन्न कर्तव्यों के बीच विभाजित किया जो प्रत्येक को आवंटित किए गए थे। शिविर के पास एक चट्टान पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन के उजाले में निगरानी रखी जाती थी। समुद्र को देखने वाली चट्टान का एक उभरा हुआ कंधा। यहाँ तुरंत प्रकाश के लिए तैयार सूखी शाखाओं का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया गया था, जबकि एक ऊंचे खंभे से, जिसे उन्होंने जमीन में स्थापित किया था, एक लाल अंडशत से बना एक तात्कालिक संकट संकेत तैर रहा था जो किनकेड के साथी का था। लेकिन क्षितिज पर कभी भी कोई ऐसा कण नहीं दिखा जो पाल या धुआं हो सकता था, जो उन थकी हुई आंखों को पुरस्कृत करता था जो अपनी अंतहीन निराशाजनक निगरानी में प्रतिदिन महासागर के विशाल विस्तार में तनावग्रस्त रहती थीं। आखिरकार टार्ज़न ने ही सुझाव दिया कि वे एक ऐसा जहाज बनाने की कोशिश करें जो उन्हें मुख्य भूमि पर वापस ले जाए। केवल वही उन्हें दिखा सकता था कि कच्चे औजार कैसे बनाए जाते हैं, और जब यह विचार लोगों के दिमाग में जड़ जमा चुका था, तो वे अपना काम शुरू करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उनके कार्य की कठिन प्रकृति अधिक से अधिक स्पष्ट होती गई, वे आपस में बड़बड़ाने और झगड़ने लगे, जिससे अन्य खतरों के साथ साथ मतभेद और संदेह भी बढ़ गया। पहले से कहीं ज्यादा टार्ज़न को अब जेन को किनकेड के दल के आधे अधूरे जानवरों के बीच छोड़ने का डर था, लेकिन उसे शिकार करना ही था, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति इतनी निश्चितता से आगे बढ़कर मांस लेकर नहीं लौट सकता था। कभी कभी मोगाम्बी उसे शिकार के दौरान परेशान कर देता था, लेकिन काले आदमी के भाले और तीर कभी भी बंदर आदमी की रस्सी और चाकू की तरह परिणाम के लिए इतने सुनिश्चित नहीं थे। अंत में लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और 2-2 करके जंगल में खोजबीन और शिकार करने चले गए। इस पूरे समय में कैंप में शीता, अकुत और दूसरे बड़े वानरों की कोई झलक नहीं थी, हालांकि टार्ज़न कभी कभी जंगल में शिकार करते समय उनसे मिल जाता था। और जब जंगल द्वीप के पूर्वी तट पर निर्वासितों के शिविर में हालात बद से बदतर होते चले गए, तो उत्तरी तट पर एक और शिविर अस्तित्व में आ गया। यहाँ एक छोटी सी खाड़ी में एक छोटा स्कूना काउरी पड़ा था, जिसके डेक कुछ दिनों पहले ही उसके अधिकारियों और उसके वफादार चालक दल के सदस्यों के खून से लाल हो गए थे, क्योंकि काउरी के बुरे दिन आ गए थे जब उसने माउरी गुस्ट और मोमुल्ला और फचन के कट्टर शैतान काई शांग जैसे लोगों को जहाज पर भेजा था। और भी लोग थे, कुल मिलाकर 10 लोग, जो दक्षिणी सागर के बंदरगाहों के बदमाश थे, लेकिन गुस्ट और मोमुल्ला और काई शांग ही कंपनी के दिमाग और चालाक थे। उन्होंने ही विद्रोह को भड़काया था ताकि वे मोतियों की पकड़ को जब्त कर सके और उसे बांट सके जो कौड़ी के माल का खजाना था। ये काई शांग ही था जिसने कैप्टन की उस समय हत्या की थी जब वह अपनी बर्थ पर सो रहा था, और यह मोमुल्ला माउरी ही था जिसने पहरेदार अधिकारी पर हमले का नेतृत्व किया था। गुस्ट ने अपनी अजीबोगरीब आदत के अनुसार दूसरों को वास्तविक जीवन लेने का काम सौंपने के तरीके खोज लिए थे। ऐसा नहीं है कि गुस्ट को इस विषय पर कोई संदेह था, सिवाय उन लोगों के जो उसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक दुर्लभ सम्मान देते थे। हत्यारे के लिए हमेशा जोखिम का एक निश्चित तत्व होता है, क्योंकि घातक हमले के शिकार शायद ही कभी चुपचाप और विचारशील रूप से मरते हैं। हत्यारे के साथ इस मुद्दे पर विवाद करने के लिए हमेशा जोखिम का एक निश्चित तत्व होता है। यह विवाद का यह मौका था जिसे गुस्ट ने छोड़ना पसंद किया।
लेकिन अब जब काम पूरा हो चुका था तो स्वीडिश विद्रोहियों के बीच सर्वोच्च कमान के पद की आकांक्षा रखता था। उसने यहाँ तक कि काउरी के मारे गए कप्तान की कुछ वस्तुओं को हड़प लिया और उन्हें पहन लिया, ऐसे परिधान जिन पर अधिकार के बैज और चिन्ह बने हुए थे। काईशांग नाराज था, उसे अधिकार से कोई लगाव नहीं था और निश्चित रूप से एक साधारण स्वीडिश नाविक के वर्चस्व के आगे झुकने का उसका जरा भी इरादा नहीं था। इसलिए जंगल द्वीप के उत्तरी छोर पर काउरी के विद्रोहियों के शिविर में असंतोष के बीज पहले से ही बोए जा चुके थे। लेकिन काईशांग को एहसास हुआ कि उसे सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि इस विविधतापूर्ण गिरोह में से केवल गुस्ट के पास ही नेविगेशन का इतना ज्ञान था कि वो उन्हें दक्षिण अटलांटिक से बाहर निकाल कर केप के आसपास के अधिक अनुकूल जल में ले जा सकता था, जहां उन्हें अपनी गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति के लिए बाजार मिल सकता था और कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। जंगल द्वीप को देखने और उस छोटे से भूमि आबद्ध बंदरगाह की खोज करने के एक दिन पहले, जिसके सीने पर अब कौड़ी चुपचाप लंगर डाले खड़ी थी, निगरानी दल ने दक्षिणी क्षितिज पर एक युद्धपोत के धुएं और फनल की खोज की थी। युद्धपोत से बात करने और उसकी जांच करने की संभावना उनमें से किसी को भी पसंद नहीं आई, इसलिए वे कुछ दिनों तक छिपे रहे जब तक कि खतरा टल न जाए। और अब गुस्ट फिर से समुद्र में जाने की इच्छा नहीं रखता था। उसने जोर देकर कहा कि यह बताना संभव नहीं है कि जिस जहाज को उन्होंने देखा था वो वास्तव में उन्हें खोज रहा था। काईशांग ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अलावा किसी और इंसान के लिए ये जानना असंभव था कि कौड़ी पर क्या हुआ था। लेकिन गस्ट को मनाना संभव नहीं था। अपने दुष्ट हृदय में उसने एक योजना बनाई थी जिसके द्वारा वह लूट में अपना हिस्सा लगभग 100% बढ़ा सकता था। वह अकेला ही काउरी को चला सकता था, इसलिए अन्य लोग उसके बिना जंगल द्वीप नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन गस्ट को, जो स्कूना को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों के साथ था, काईशांग, माउरी मोमुल्ला और चालक दल के आधे सदस्यों से दूर जाने से कौन रोक सकता था जब अवसर आया। गुस्ट इसी अवसर का इंतजार कर रहा था। एक दिन ऐसा आएगा जब काईशांग, मोमुल्ला और अन्य 3 या 4 लोग शिविर से अनुपस्थित होंगे, खोजबीन या शिकार कर रहे होंगे। स्वीडिश ने किसी ऐसी योजना के बारे में सोचा जिससे वह लंगर डाले जहाज से उन लोगों को सफलतापूर्वक दूर कर सके जिन्हें उसने छोड़ने का फैसला किया था। इस उद्देश्य से उसने एक के बाद एक शिकार दलों का आयोजन किया, लेकिन काईशांग की आत्मा में हमेशा ही दुष्टता का शैतान घुसा रहता था, इसलिए वह धूर्त आकाशगामी गस्ट की संगति के बिना कभी शिकार नहीं करता था। एक दिन काईशांग ने माउरी मोमुल्ला से गुप्त रूप से बात की और अपने साथी के कानों में स्वीडन के बारे में अपने मन में जो संदेह था उसे उंडेल दिया। मोमुल्ला ने तुरंत जाकर गद्दार के दिल में एक लंबा चाकू घोंपने का फैसला किया। ये सच है कि काईशांग के पास अपनी धूर्त आत्मा की स्वाभाविक चालाकी के अलावा और कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसने गस्ट के इरादों की कल्पना की थी कि अगर साधन उसके पास होते तो वह खुद क्या करने में प्रसन्न होता। लेकिन उसने मोमुल्ला को स्वीडिश को मारने की हिम्मत नहीं दी, जिस पर वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निर्भर थे। हालांकि उन्होंने फैसला किया कि गुस्ट को उनकी मांगों को मानने के लिए डराने की कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं होगा, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माउरी ने पार्टी के स्वयंभू कमांडर की तलाश की। जब उन्होंने तत्काल प्रस्थान के विषय को उठाया तो गुस्ट ने पुनः अपनी पूर्व आपत्ति उठाई कि युद्धपोत संभवतः सीधे उनके दक्षिणी मार्ग में समुद्र में गश्त कर रहा होगा तथा उनके अन्य जल क्षेत्रों तक पहुंचने के प्रयास की प्रतीक्षा कर रहा होगा। मोमुल्ला ने अपने साथियों की आशंकाओं का उपहास उड़ाते हुए कहा कि चूंकि किसी भी युद्धपोत पर सवार किसी को भी उनके विद्रोह के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। गुस्ट ने कहा, यही वह जगह है जहां तुम गलत हो। यही तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसा शिक्षित व्यक्ति है जो तुम्हें बता सकता है कि क्या करना है। तुम एक अज्ञानी जंगली हो, मोमुल्ला, और इसलिए तुम्हें वायरलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। माउरी उछलकर खड़ा हो गया और उसने चाकू की मूठ पर अपना हाथ रख दिया। मैं कोई जंगली नहीं हूँ, वह चिल्लाया। मैं तो बस मजाक कर रहा था, स्वीडिश ने जल्दी से समझाया। हम पुराने दोस्त हैं, मोमुल्ला, हम झगड़ा नहीं कर सकते, कम से कम तब तक नहीं जब तक बूढ़ा काईशांग हमसे सारे मोती चुराने की साजिश कर रहा है।
अगर उसे कौड़ी को पार करने के लिए कोई आदमी मिल जाए तो वह हमें 1 मिनट में छोड़ देगा। यहाँ से चले जाने की उसकी सारी बातें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसके दिमाग में हमसे छुटकारा पाने की कोई योजना है। लेकिन वायरलेस, मोमुल्ला ने पूछा, हमारे यहाँ रहने से वायरलेस का क्या संबंध है? ओह हाँ, गस्ट ने अपना सिर खुजलाते हुए उत्तर दिया। वह सोच रहा था कि क्या माउरी वास्तव में इतने अज्ञानी थे कि वे उस बेतुके झूठ पर विश्वास कर ले जो वह उस पर थोपने वाला था। ओह हाँ, आप देखिए कि हर युद्धपोत में एक वायरलेस उपकरण लगा होता है। यह उन्हें सैकड़ों मील दूर दूसरे जहाज़ों से बात करने देता है और यह उन्हें उन दूसरे जहाज़ों पर कही जाने वाली सभी बातें सुनने देता है। अब आप देखिए, जब आप लोग कौड़ी पर गोलीबारी कर रहे थे तो आपने बहुत जोर से बात की थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो युद्धपोत हमारे दक्षिण में पड़ा हुआ था और यह सब सुन रहा था। बेशक उन्होंने जहाज का नाम नहीं सीखा होगा, लेकिन उन्होंने इतना सुना कि उन्हें पता चल गया कि किसी जहाज का चालक दल विद्रोह कर रहा था और अपने अधिकारियों को मार रहा था। तो आप देखिए कि वे आने वाले लंबे समय तक हर जहाज की तलाशी लेने का इंतजार करेंगे और वे अब बहुत दूर नहीं होंगे। जब उसने बोलना बंद किया तो स्वीडिश व्यक्ति ने धैर्य बनाए रखने का प्रयास किया ताकि उसके श्रोताओं को अभी अभी कही गई बातों की सच्चाई के बारे में संदेह न हो। मोमुल्ला कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, गस्ट को देखता रहा। आखिरकार वह उठ खड़ा हुआ। तुम बहुत बड़े झूठे हो, उसने कहा। अगर तुम कल तक हमें वापस नहीं भेजोगे तो तुम्हें झूठ बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 आदमियों को ये कहते हुए सुना कि वे तुम पर चाकू से हमला करना चाहते हैं और अगर तुम उन्हें इस गड्ढे में और देर तक रखोगे तो वे ऐसा कर देंगे। जाओ और काईशांग से पूछो कि क्या कोई वायरलेस नहीं है, गस्ट ने जवाब दिया। वो तुम्हें बताएगा कि ऐसी कोई चीज़ है और जहाज सैकड़ों मील पानी में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर उन 2 लोगों से कहो जो मुझे मारना चाहते हैं कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे अपने हिस्से का सामान खर्च करने के लिए कभी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें किसी भी बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंचा सकता हूं। इसलिए मोमुल्ला काईशांग के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वायरलेस जैसा कोई ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से जहाज दूर दूर तक एक दूसरे से बात कर सके, और काईशांग ने उन्हें बताया कि ऐसा उपकरण मौजूद है। मोमुल्ला उलझन में था, लेकिन फिर भी वह द्वीप छोड़ना चाहता था और शिविर की एकरसता में अधिक समय तक रहने के बजाय खुले समुद्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। काश हमारे पास कोई और होता जो जहाज चला सकता, काईशांग ने विलाप किया। उस दोपहर मोमुल्ला 2 अन्य माओरी लोगों के साथ शिकार करने गया था। वे दक्षिण की ओर शिकार कर रहे थे और शिविर से कुछ ही दूर गए थे कि जंगल में उनके आगे कुछ आवाजें आने लगीं। वे जानते थे कि उनके अपने लोगों में से कोई भी उनसे पहले नहीं गया था और चूंकि सभी को यकीन था कि द्वीप निर्जन है, इसलिए वे इस अनुमान के कारण भयभीत होकर भागने को इच्छुक थे कि यह स्थान भूतहा है, संभवतः काउरी के मारे गए अधिकारियों और लोगों के भूतों द्वारा। लेकिन मोमुल्ला अंधविश्वासी होने से कहीं ज्यादा जिज्ञासु था, इसलिए उसने अलौकिकता से दूर भागने की अपनी स्वाभाविक इच्छा को दबा दिया। अपने साथियों को अपने उदाहरण का अनुसरण करने का संकेत देते हुए वह अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे गिर गया, चुपके से और दिल की धड़कनों के साथ जंगल में उस दिशा में रेंगता हुआ आगे बढ़ा जहां से अदृश्य वक्ताओं की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद एक छोटे से मैदान के किनारे पर वह रुक गया और वहां उसने राहत की गहरी सांस ली, क्योंकि उसके सामने उसने 2 मांस और खून वाले व्यक्तियों को एक गिरे हुए लट्ठे पर बैठे और आपस में गंभीरता से बातें करते हुए देखा। उनमें से एक का नाम शनाइडर था, जो किनकेड का साथी था, तथा दूसरा एक नाविक था जिसका नाम शमिट था। मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं, शमिट, शनाइडर कह रहा था। एक अच्छी डोंगी बनाना मुश्किल नहीं होगा और हम तीनों इसे एक दिन में मुख्य भूमि तक पहुंचा सकते हैं, अगर हवा सही हो और समुद्र काफी शांत हो। पुरुषों के लिए एक बड़ी नाव बनाने का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, ताकि पूरी पार्टी को ले जाया जा सके, क्योंकि वे अब थक चुके हैं और पूरे दिन गुलामों की तरह काम करते करते उब चुके हैं। वैसे भी अंग्रेज को बचाना हमारा काम नहीं है, उसे खुद ही अपना ख्याल रखने दो, मैंने कहा। वो एक पल के लिए रुका
और फिर अपने अगले शब्दों के प्रभाव को देखने के लिए दूसरे की ओर देखते हुए उसने कहा, लेकिन हम महिला को ले जा सकते हैं। इस द्वीप जैसे गौट परित्यक्त छेद में एक अच्छी दिखने वाली चीज को छोड़ना शर्म की बात होगी। शमिट ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। तो वह ऐसे ही बह रही है न? उसने पूछा। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे क्या फायदा होगा? उसे सभ्यता में वापस लाने के लिए हमें अच्छा भुगतान करना चाहिए, श्नाइडर ने समझाया, और मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं उन 2 लोगों के साथ मिल जाऊंगा जो मेरी मदद करते हैं। मैं आधा ले लूंगा और वे बाकी आधा बांट लेंगे, तुम और जो भी दूसरा आदमी हो। मैं इस जगह से ऊब गया हूं, और जितनी जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊंगा उतना ही मुझे यहाँ अच्छा लगेगा। तुम क्या कहते हो? यह मेरे लिए ठीक है, शमिट ने जवाब दिया। मैं खुद नहीं जानता कि मुख्य भूमि तक कैसे पहुंचा जाए, और मुझे पता है कि अन्य लोगों में से कोई भी नहीं जानता, इसलिए तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो नेविगेशन के बारे में कुछ जानता हो। मैं तुमसे ही बात करूंगा। माउरी मोमुल्ला ने अपने कान खड़े कर लिए। उसे समुद्र पर बोली जाने वाली हर भाषा का ज्ञान था और वो कई बार अंग्रेजी जहाज़ों पर यात्रा कर चुका था, इसलिए वह श्नाइडर और शमिट के बीच हुई हर बातचीत को अच्छी तरह समझता था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और समाशोधन में चला गया। श्नाइडर और उसका साथी घबराकर चौंक गए, मानो उनके सामने कोई भूत आ गया हो। श्नाइडर ने अपनी रिवॉल्वर उठाई। मोमुल्ला ने अपने शांतिपूर्ण इरादों के संकेत के रूप में अपना दाहिना हाथ हथेली आगे की ओर उठाए। मैं एक मित्र हूँ, उसने कहा। मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन डरो मत कि मैं जो कुछ तुमने कहा है उसे प्रकट कर दूंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और तुम मेरी मदद कर सकते हो। वह श्नाइडर को संबोधित कर रहा था। तुम जहाज चला सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई जहाज नहीं है। हमारे पास जहाज है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। अगर तुम हमारे साथ आओगे और कोई सवाल नहीं पूछोगे तो हम तुम्हें जहाज ले जाने देंगे जहां तुम जाना चाहोगे, जब तुम हमें एक निश्चित बंदरगाह पर उतार दोगे, जिसका नाम हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तुम जिस महिला के बारे में बात कर रहे हो उसे ले जा सकते हो, और हम भी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। क्या ये कोई सौदा है? श्नाइडर को और अधिक जानकारी चाहिए थी, और मोमुल्ला ने जितना संभव हो सके उतनी जानकारी प्राप्त की। फिर माउरी ने सुझाव दिया कि वे काईशांग से बात करें। किनकेड की कंपनी के 2 सदस्य मोमुल्ला और उसके साथियों का पीछा करते हुए विद्रोहियों के शिविर के पास जंगल में एक जगह पर पहुंचे। यहाँ मोमुल्ला ने उन्हें छिपा दिया, जबकि वह काईशांग की तलाश में चला गया। पहले उसने अपने माउरी साथियों को चेतावनी दी कि वे दोनों नाविकों पर नजर रखें, कहीं वे अपना मन बदलकर भागने की कोशिश न करें। श्नाइडर और शमिट वस्तुतः कैदी थे, हालांकि उन्हें इसका पता नहीं था। कुछ ही देर में मोमुल्ला काईशांग के साथ वापस आ गया, जिसे उसने अपने सौभाग्य के बारे में संक्षेप में बताया। चीनी व्यक्ति ने श्नाइडर से लंबी बातचीत की, जब तक कि सभी लोगों की ईमानदारी पर उसके स्वाभाविक संदेह के बावजूद उसे पूरा यकीन नहीं हो गया कि श्नाइडर भी उतना ही बदमाश है जितना वह खुद है, और वह व्यक्ति द्वीप छोड़ने के लिए आतुर है। इन 2 आधारों को स्वीकार करने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि श्नाइडर कौड़ी की आज्ञा स्वीकार करने के मामले में विश्वसनीय साबित होगा। इसके बाद काईशांग को पता था कि वो उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के आगे झुकने के लिए मजबूर करने का तरीका ढूंढ सकता है। जब श्नाइडर और शमिट ने उन्हें छोड़ दिया और अपने शिविर की ओर चल पड़े, तो उन्हें बहुत राहत महसूस हुई, जो उन्होंने कई दिनों में महसूस नहीं की थी। अब आखिरकार उन्हें एक व्यवहार योजना दिखी, जिसके तहत वे एक समुद्री नाव पर सवार होकर द्वीप से निकल सकते थे। अब जहाज बनाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और न ही किसी ऐसे अधूरे ढंग से बनाए गए अस्थायी जहाज पर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, जिसके डूबने की संभावना उतनी ही होगी जितनी मुख्य भूमि तक पहुंचने की। इसके अलावा उन्हें महिला, या बल्कि महिलाओं को पकड़ने में सहायता करनी थी, क्योंकि जब मोमुल्ला को पता चला कि दूसरे शिविर में एक अश्वेत महिला है, तो उसने जोर देकर कहा था कि उसे श्वेत महिला के साथ लाया जाए। जैसे ही काईशांग और मोमुल्ला अपने शिविर में दाखिल हुए, उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें गश्त की जरूरत नहीं है। वे सीधे उस तंबू की ओर बढ़े,
जहां वे दिन के उस समय उसे ढूंढ सकते थे। हालांकि जहाज पर रहना पूरी पार्टी के लिए ज्यादा आरामदायक होता, लेकिन उन्होंने आपसी सहमति से तय किया था कि अगर वे अपना शिविर किनारे पर लगाएंगे तो सभी के लिए सुरक्षित रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि दूसरों के दिल में इतना विश्वासघात था कि किसी भी दल के सदस्य के लिए दूसरों को कौड़ी के कब्जे में छोड़कर किनारे पर जाना असुरक्षित था, इसलिए एक समय में 2 या 3 से अधिक लोगों को जहाज पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी, जब तक कि दल के सभी सदस्य वहां मौजूद न हों। जैसे ही दोनों गस्ट के तंबू की ओर बढ़े, माउरी ने अपने गंदे, कठोर अंगूठे से उसके लंबे चाकू की धार को महसूस किया। स्वीडिश को यह महत्वपूर्ण कार्रवाई देखने या बुरे आदमी के क्रूर मस्तिष्क के घुमावों के बीच क्या चल रहा था, ये पढ़ने में बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं होता। अब हुआ यूं कि गुस्ट उस समय रसोई के तंबू में था, और ये तंबू उसके तंबू से बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। इसलिए उसने काईशांग और मोमुल्ला के आने की आवाज़ सुनी, हालांकि उसे सपने में भी नहीं लगा था कि यह उसके लिए कोई खास महत्व रखता है। हालांकि संयोगवश उसने ठीक उसी समय रसोई के तंबू के द्वार से बाहर देखा, जब काईशांग और मोमुल्ला उसके प्रवेश द्वार के पास पहुंचे थे, और उसने सोचा कि उसने उनकी गतिविधियों में एक चुपकेपन को देखा था जो सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण इरादों के साथ मेल नहीं खाता था। और फिर जैसे ही वे दोनों अंदर घुसे, गस्ट ने उस लंबे चाकू की एक झलक देखी जिसे माउरी मोमुल्ला उस समय अपनी पीठ के पीछे ले जा रहा था। स्वीडिश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके बालों की जड़ों में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। साथ ही वह अपने तन के नीचे लगभग सफ़ेद हो गया। वह तुरंत ही रसोई के तंबू से बाहर निकल गया। वह उन लोगों में से नहीं था जिन्हें अपने इरादों के बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत थी, जो बिल्कुल स्पष्ट थे। जैसे कि उसने उन्हें साजिश करते हुए सुना था, वैसे ही उसे पता था कि काईशांग और मोमुल्ला उसकी जान लेने आए हैं। अब तक ये ज्ञान कि वह अकेले ही कौड़ी को पार कर सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त आश्वासन था, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, जिसके कारण उसके सह षड्यंत्रकारियों के लिए उसे खत्म करना काफी सार्थक था। बिना रुके गस्ट समुद्र तट के पार जंगल में भाग गया। उसे जंगल से डर लगता था। जंगल के पीछे के रहस्यमय इलाके की उलझी हुई भूल भुलैया से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं जो वाकई डरावनी थीं। लेकिन अगर गुस्ट जंगल से डरता था तो वह काईशांग और मोमुल्ला से कहीं ज्यादा डरता था। जंगल के खतरे कमोबेश समस्या मूलक थे, जबकि उसके साथियों के हाथों उसे जो खतरा था वह एक बिल्कुल जानी मानी मात्रा थी, जिसे ठंडे स्टील के कुछ इंच या हल्की रस्सी के कुंडल के रूप में व्यक्त किया जा सकता था। उसने काईशांग को लुकोटाई के घर के पीछे एक अंधेरी गली में पेशा में एक आदमी का गला घोंटते देखा था। इसलिए उसे रस्सी से ज्यादा डर माउरी के चाकू से था, लेकिन वह उन दोनों से इतना डरता था कि वह दोनों की पहुंच में नहीं रह सकता था। इसलिए उसने निर्दयी जंगल को चुना।